सबसे पहला ये है कि एक सियासी जो इस वक्त हमारे अंदर मुल्क के अंदर बहरान है, उस बहरान का खात्मा नहीं होगा तो माशी मसाइल हल नहीं होंगे, अमन अमान के मसाइल भी हल नहीं होंगे, यकसुई पैदा नहीं होगी। मेरी गुजारिश है अपने दोस्तों से, यहाँ वज़रा बैठे, राना साहब बैठे, बाकी साहब बैठे हैं, आए मुल्क को पोलिटिकली बेहतर हालात की तरफ लेके जाएं। सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए। जिस तरह से आपने इस इलेक्शन के पॉइंट के बाद आपने आखिर में जो बात फरमाई है, मैं बिल्कुल 100% आपकी इस बात से मुत्फिक हूँ कि सियासतदानों को करनी चाहिए, सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए और सियासतदानों को सियासी मामला जो है वो सियासी अंदाज में जो है वो रिजॉल्व करने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। बात करेंगे शहर इक़्तिदार के ठंडे ठार मौसम में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है। 5 माह के सियासी तातुल, डेडलॉक और एहतजाजी सियासत के बाद पार्लियामेंट के अवारों में बिलाखिर एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। कॉपी असम्बली के बाद सेनेट में भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया, जिससे सियासी दर्जा हरारत में कमी और मुकालमे के आगाज के इशारे मिलते नजर आ रहे हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने अपने पहले खिताब में हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 6 नकात भी पेश किए हैं। उनमें सियासी कैदियों, खुसूसन बुजुर्ग मर्द और ख़ातीन की रिहाई, 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात, मुबैना मैंडेट की वापसी, कौमी अमन मफाहमत, लापता अफराद की बासियाबी और दाखिला, खारजा और दिफाई पॉलिसियों पर पार्लियामेंट में फैसला शामिल है। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने अपने पहले खिताब में भी वाज़ेह किया है कि मिल बैठने के लिए कानून पर अमल दरामद जरूरी है। उन्होंने खुद को बानी पीटीआई का वफादार साथी करार देते हुए ये भी कहा कि वतन को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए मुस्बत किरदार अदा करेंगे और सेनेट को आवाम की हकीकी आवाज बनाया जाएगा। जबकि सेनेटर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को दोबारा से मुज़ाकरात की दावत दे दी और जोर दिया है कि आज़ादाना और शफाफ के लिए सबको मिल बैठना होगा। उनका कहना है कि माजी में उलझने के बजाय अब आगे बढ़ना जरूरी है, वरना 2018 पर बात मुसलसल जारी रह सकती है। इसी से मुतालिक हमारे प्रोग्राम का पहला और बड़ा सवाल आज ये है कि पार्लियामेंट के ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरी से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक डेडलॉक में कोई ब्रेक थ्रू सामने आएगा, कुछ बेहतरी हो पाएगी। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। हमारा सवाल ये है कि कॉपी असम्बली और सेनेट में पीटीआई के नामजद अपोजिशन लीडर्स की तकर्री मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो पाएगा या फिर नहीं, हालात जूं के तू ही रहेंगे। क्या कहते हैं आप नवीद साहब? नवीद साहब, आप में जिक्र किया कि 5 जी कहिए। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, कहिए। देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि देखिए 5-6 माह बाद जो है आके अपोजिशन लीडर की तकर्री होती है। देखा यह जाए कि पार्लियामान जो है वो एक अपोजिशन के बगैर कैसे मुकम्मल होती है, लेकिन ये पार्लियामान जैसे बनी है वो तो सबको पता है कि किस तरह की पार्लियामान है और किस तरह से जो है यहाँ पे फैसले होते हैं, यहाँ पे कानून साजी होती है, किसके कहने पे होती है, कौन कानून बना के लिख के भेजता है और यहाँ पे रबर स्टैंप की तरह जो है वो उनको अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन इससे कतई नज़र मेरे ख्याल में ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, ये एक खुशाइंद बात है कि इससे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इससे आपका जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा। हाँ, इससे बिटरनेस में जो है वो थोड़ी सी शायद कमी आ जाए। जो तलखी है पिछले 5-6 माह से चल रही थी कि आपने इलेक्शन तो एक पार्टी से छीन ही लिया, उससे उसकी जो मखसूस नशिस्तें थी वो तो उससे छीन ही ली, लेकिन उसके साथ साथ अब उसको अपोजिशन का रोल नहीं प्ले करने दिया जा रहा था। और मज़े की बात यह है कि आपस में ही बंदर बांट हो रही थी। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जब वो प्रेसिडेंट की सेंट के बावजूद के बगैर जो है एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने ये बात की कि जी हम तो एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। हमने ये पॉइंट आउट किया। अंदाजा लगाएं कि वो पीपल्स पार्टी जिसका सदर बैठा हुआ है, वो पीपल्स पार्टी जिसका सेनेट में चेयरमैन बैठा हुआ है, वो पीपल्स पार्टी जिसके चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी जिसके गवर्नर्स बैठे हुए हैं, वो अपने आप को ऑपोजिशन कह रही है।
यानी वो जो गवर्नमेंट की एलाई है उसके वोटों से जो गवर्नमेंट बनी है वो अपने आप को ऑपोजिशन कह रही है, और जो असल ऑपोजिशन थी उसको उठा के साइडलाइन कर दिया गया था। तो जमहूरियत ऐसे नहीं चलती दुनिया में, कहाँ मुझे बताएं ना। ये तो फिर वही है जैसे पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली डेमोक्रेसी की, उसकी जमहूरियत की तनज़्ज़ुली देखें 2018 से शुरू होने वाली तनज़्ज़ुली, अब तो वो तो फिर एक डिक्टेटरशिप ही बनेगी ना, वो तो एक अथॉरिटेरियन रूल ही बनेगा कि वहाँ पे एक ऑपोजिशन नहीं है जो गवर्नमेंट के फैसलों के ऊपर जो है वो चेक रख सके। ऑपोजिशन का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट जो फैसले लेती है वहाँ पे जहां पे वो गलत हो रही है वहां पे जो है उसकी निशानदेही की जाए लेकिन आपने उसको बिल्कुल साइडलाइन रखा। रीजन क्या था? वो रीजन यही था कि पीटीआई को अंडर प्रेशर रखा जाए। वो जो जिस तरह की प्रोटेस्ट की और इस तरह की बातें कर रहे थे उनको अंडर प्रेशर रखा जाए। अभी भी मुझे ये लगता ये है कि जो पीटीआई ने जो आगे जो फरवरी में जो उनका प्रोटेस्ट हो रहा है उससे पहले इस तरह का एक इकदाम करके मेरे ख्याल में थोड़े से टेम्पर्स को जो है उसको कूल डाउन करने की कोशिश हुई है। लेकिन जैसे अब जो है वो अलामा नासिर अब्बास ने और जैसे महमूद खान अचकज़ई ने नेशनल असेंबली में और उन्होंने सेनेट में जिस तरह की स्पीचेस की, देखें उन्होंने बिल्कुल वो बातें जो कि एक सियासतदान को करनी चाहिए वो बातें जो एक पार्लियामान के मेंबर को करनी चाहिए कि आप सैंक्टिटी ऑफ हाउस, ये जो आपका पार्लियामान है ये 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा पार्लियामान है, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जिस तरह का इलेक्शन हुआ अभी भी जो लोग बैठे हैं, ऑपोजिशन भी बैठी है, तो फैसले तो यहां से होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही फैसला कहीं और से आए तो फिर ये पार्लियामान बैठी हुई किस लिए? इस पार्लियामान की जरूरत क्या है? क्या ये अपनी मराहत के लिए पार्लियामान बैठी है? तो जो बातें उन्होंने की हैं वो ठीक की हैं। हाँ, इसके लिए अब आगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं। उन्होंने जो बात की, जो लोग हैं, जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, जो जेलों में बंद हैं, ट्रायल नहीं हो पा रहे, बिल्कुल ऐसे ही कि उनके बारे में भी सोचना चाहिए और मिल बैठकर बात होनी चाहिए। इसको पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करें तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो लेने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आमिर साहब, आप क्या कहते हैं कि महमूद अचकज़ई जिस तरह से मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर राना सनाउल्लाह की जानिब से भी कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए आएँ, बात करें, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि अलीमा खान ये कहती हैं कि अब बात आगे निकल चुकी मुज़ाकरात से, क्या कहेंगे? ये जाहिर है कि पीटीआई की एक प्लानिंग समझ लें कि अलीमा खान क्या कहती हैं, सलमान अकरम राजा क्या कहते हैं और इनके बानी इमरान खान के बनाए हुए दोनों अपोजिशन लीडर क्या बात कर रहे हैं। तो जो सहूलतकारी पीटीआई ने 2 साल में अब तक हुकूमत की है, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, वो फ़कीदुल मिसाल है कि किसी एक भी जहां पार्लिमानी हैसियत में वो डिले करा सकती थी, ज़ाहिर अक्सरियत नहीं है उनके पास, माशाल्लाह हर जगह बाइकाट वाकआउट करके पूरी सहूलत फराहम की है। अब जो ज़ाहिर है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब तो अभी आए हैं ना पहली दफ़ा सेनेटर बन के, महमूद खान अचकज़ई तो अशरों से हैं, इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तजर्बाकार हैं, जहां दीदा हैं, और उन्होंने कल उन रेड लाइन्स का बाकायदा पास किया जो स्पीकर ने पीटीआई की पूरी क़यादत को जब वो लेटर थमाया था, बताया था कि पाकिस्तान अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, माइक नहीं मिलेगा अगर ऐसी बात करेंगे, और अगर आप बिलो दी बेल्ट जाएंगे तो तब भी माइक बंद होगा। तो बिलो दी बेल्ट तो खैर महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब से तवक्को ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करें, वो उन्होंने नहीं की, तो ये तो एक अच्छी बात है। वैसे जहाँ तक कानून साजी की बात नवीद साहब जो कर रहे थे, माशाल्लाह वहाँ तो कर्नल बैठा करता था इमरान खान के दौर में, जब वो बड़ी असल जमहूरियत आई हुई थी, वो बिठा के हाँक के पूरे कराया करते थे वोटों में। मतलब ये कोई नई बात नहीं हो रही जो आज हमें अचंबा लग रहा हो कि जी कहीं से बन के आते हैं कवानीन और अंगूठा लगाते हैं, ये तो वहाँ उस दौर में तो पब्लिकली बात थी, और इमरान खान ने उसको एडमिट भी किया कि मुझे तो एजेंसियों से बंदे पूरे कराने के लिए तहफ़्फ़ुज़ लेना पड़ता था। तो अगर हम भूल जाएँ तो राना सनाउल्लाह की आज की तकरीर को याद कर लें कि जब उन्होंने कहा कि अगर आप 2024 की बात करेंगे तो 18 की बात साथ चलेगी, तो बिल्कुल ठीक बात है। ठप्पे अंदर लगे या बाहर लगे हैं तो काम तो एक ही जैसा हुआ। अब आप आ जाएं कि आज आइंदा क्या है। राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल दुरुस्त रास्ता भी दिया, तजवीज़ भी किया कि आइंदा के लिए चलें। हम बार बार इस प्रोग्राम में ये कहते रहे हैं कि अगर तो आप ये समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल ले आएंगे तो आप नहीं ला सके, आप बगावतों को जन्म देने की कोशिशों में नाकाम हुए हैं। 5 अगस्त आखिरी थी पिछले साल जो इमरान खान की फाइनल कॉल थी, जिसको उनके वज़ीर आला ने कहा नहीं 90 दिन होंगे, ये आज से इब्तदा है और 90 दिन में अली अमीन गंडापुर का अपना तख्ता गोल हो गया।
और वो कहीं पे ना जा सके। अब ये पैंतरे बदल रहे हैं, कभी कहते हैं ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की शटर डाउन कॉल है, कभी कहते हैं नहीं ये दोनों की मुश्तरका है, पीटीआई की और हमारी, और ये आखिरी कॉल नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि पंजाब उनके साथ नहीं निकला, ना लाहौर में निकला ना कहीं निकला, केपी में उनकी हुकूमत है, सिंध के अंदर आवाज़ इसलिए निकली कि वहाँ कोई और अपोजिशन है ही नहीं, पीटीआई ने ज़रा सी जुर्रत दिखाई तो लोग आए, बिल्कुल ठीक बात है। लाहौर में जितने छुपे हुए हज़ारों लोग थे उनकी वीडियोज आ जाती ना, बांग्लादेश की आप तस्वीरें ना लगाते। तो अब रास्ता यही है कि दोनों बैठ जाएं, ताकि जो ये समझते हैं कि हम तीसरी कुव्वत के हाथों खेलते हैं, तो सियासतदानों को बैठना चाहिए और तीसरी कुव्वत को साथ बिठा लें। आप उसके बगैर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान जेल में बैठ के भी फौज का नाम लेते हैं कि मुझसे बात कर लो, वहां पे भी कोई जमहूरियत नहीं तड़प रही। वो खेलने को जो चांद मांग रहे हैं वो अपने लिए मांग रहे हैं कि मुझे दो, मुझे गोद में लो, मैं सहारा बनूंगा फिर से आपका। वहां कोई जमहूरियत के लिए तड़प नहीं है। ये जो गुफ्तगू करते हैं हमारे सियासतदान, हम तो मैं 92 से ये बराह रास्त पार्लियामेंट को देखता सुनता कवर करता आ रहा हूं, तो मुझे पता है कि कौन किस सेंस में, मैं इमरान खान वाले का पता का नहीं कह रहा कि उसको सारी दुनिया का पता था और जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिला दिया करते थे। हम वो बात करेंगे जो हमने खुद देखी है, हमने समझी है। तो रास्ता सियासतदानों ने अगर निकालना है अपने लिए तो वो गुफ्तगू है, तो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज करनी है उसका भी रास्ता उसी से निकलेगा जब आप मुज़ाकरात करेंगे, और वो गवर्नमेंट के साथ ही करने हैं, तीसरी पार्टी आपके साथ नहीं करेगी बातचीत, ये समझ रहे हैं। सही। अयाज साहब, जैसे कि अभी आमिर साहब ने भी कहा और इससे पहले भी हम इसी प्रोग्राम में बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं, मुज़ाकरात ही वो हल हैं कि जिससे सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, मुल्क बेहतरी की जानिब भी जा सकता है और आपस के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब ऑपोजिशन लीडर्स की तकर्री के बाद क्या ये मुमकिन हो पाएगा? एक तो चले देर हुए ये फैसले हो गए, दोनों जगह ऑपोजिशन लीडर्स आ गए, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, और उस शख्स के नॉमिनीज दोनों आ गए जिसकी बज़ाहिर कोई अहमियत ही नहीं है, उसकी सुनता ही कोई नहीं, मानता ही कोई नहीं, उसकी तो सिर्फ चूँकि वो कहता है मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और इस्टेब्लिशमेंट चूँकि उससे बात नहीं करना चाहती, इतनी ताकत बहरहाल उसमें थी कि उसने अपने दोनों नॉमिनीज करवा लिए। और पार्टी से हट के कराना, ये भी पाकिस्तान की तारीख में, पार्लिमानी तारीख में कम हुआ होगा कि आपकी पार्टी की अक्सरियत हो और आप उसमें से ना किसी को लें, किसी थर्ड पर्सन को लेके आप नॉमिनेट कर दें और उसको ऑपोजिशन लीडर बनवा लें। ये भी तारीख में कम हुआ है। इस दौर में कुछ चीज़ें हो रही हैं ऐसी जो पहले नहीं हुई थी। मुझे एमन ऐसे लगता है कि रियलाइजेशन है हर जगह, गालिबन इस्टेब्लिशमेंट में भी है अब रियलाइजेशन। उसकी वजह ये है कि सब जो लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं, उस सब में एक चीज तो कॉमन है ना, ये मुल्क तो सबके लिए एक है ना, बिल्कुल ये मुल्क सबका है और वो कॉमन है। वो चीजें मतलब बहुत ड्रैग हो गई मेरे हिसाब से, बहुत पहले इस तरह मामलात इस तरफ चले जाने चाहिए थे। बात हो मुज़ाकरात की, आज बड़ी अच्छी, मतलब कल से मैं देख रहा हूँ, परसों से बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं उसमें, पार्लियामेंट में बड़ी खुशगवार बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है, पार्लियामेंट की बात हो रही है, जमहूरियत की बात हो रही है। और देखें वो बिल्कुल ठीक, दोनों अपोजिशन लीडर्स ने बिल्कुल ठीक कहा कि सबको अपने आईनी दायरा इख्तियार में रह के काम करना है। ऑपोजिशन सियासतदानों का काम है, बिल्कुल अगर वो सियासत नहीं कर सकते तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए, कुछ और काम कर लेना चाहिए, कोई रेडी शेडी ला लेनी चाहिए। वो खैर रेडी ना लगाएं, वो आजकल मरियम उठवा देती है। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने खुद बड़ी अच्छी वो कार्ड्स जो लगवा के दिए हैं, वो तो हाँ उस तरह का हो सकता है। मसला सिर्फ यही है कि हम पहले ही बहुत नुकसान कर चुके हैं। ये जो एक एटमॉस्फेयर बनता है ओवरऑल एक कौम के अंदर, जो एक इत्तेहाद या गानगत की फ़िज़ा होती है, वो हमेशा कौमों को आगे लेके जाती है। देखिए एक चीज़ हुई है, 2018 के इलेक्शंस कह लें, 24 के कह लें, पीटीआई वाले कहते हैं 13 वाले भी रिग्ड थे, वो सारा अपनी जगह मौजूद है। ये एक मिसाली इलेक्शन था जो 2024 में हुआ। इससे पहले इस तरह के इलेक्शन बहरहाल कम अज़ कम मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ इसका, जर्नलिज्म का, और इतने अरसे से मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्शन था जो हुआ, लेकिन इसको भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये सोच अब पनप रही है कि इसको भी अब ठीक करना है। एक दफ़ा वो करा के, कोई ऐसा इलेक्शन करा के फ्री एंड फेयर, और ठीक है जो उसमें आ जाए, जो अक्सरियत ले ले, उसको हुकूमत दे दी जाए। सही। बहरहाल अभी बहुत सा पानी गुजरना है पुलों के नीचे,
उसके बाद चीज़ें फाइनल सही। शेप अख्तियार करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि रियलाइजेशन इज देयर। सही। फैसल साहब, जैसे कि अभी अयाज साहब ने कहा कि रियलाइजेशन तो एटलीस्ट है और ऐवानों में बात हो रही है जमहूरियत की, इस्तेहकाम की, और यही एक मेरा ख्याल है कि वाहिद पॉइंट है जिस पर ये सियासी जमातें मुत्तफिक होकर एक पेज पर आकर अगर एक मुल्क के बारे में सोचेंगी तो ही आगे बढ़ सकेंगी। आप क्या कहते हैं? एक पे जो सोचने की बात है ना, ये एक आइडियल बात है। इस माशरे में हम आइडियलिज्म के ऊपर गुफ्तगू तो कर सकते हैं, लेकिन उसका अमली शायकार जो है ना वो नहीं मुमकिन हो पाता। अब ये जो बात है ना कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की जो बात करते हैं, ये बड़ी गैर जमहूरी बात है, गैर अखलाकी बात है। अच्छा, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी बात है कि किसी मौजूद माशरे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान ने अपना 2018 का इक़्तिदार भी जो है वो किसी तीसरी कुव्वत से बैठ के हासिल किया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने भी जो 2024 की कामयाबी तीसरी कुव्वत के साथ मिलकर हासिल की। तो आप जब सब चीज़ें कहीं और से होती हैं तो फिर हम इसको आइडियलिज्म की बुनियाद पे कैसे बात कर लें? सही। अगर नून लीग, अगर ये सब कुव्वतें, सियासी कुव्वतें ये तय कर लें कि पाकिस्तान की सिमत को दुरुस्त करना है, पाकिस्तान को हकीकी जमहूरी रास्ते के ऊपर डालना है, तो फिर तो सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के जो है ना सियासी कुव्वतें आपस में बात कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए पहले नागुज़ीर ये है कि जिन जिन सियासी कुव्वतों के पास पसे पर्दा कुव्वतों की हिमायत हासिल है उसको तो छोड़ दे। जब आप इमरान खान से ये बात करते हो कि भाई तुम किसी पसे पर्दा कुव्वत से बात करना गैर जमहूरी है, तो आप भी तो उसी कुव्वत के तोफैल, उसी कुव्वत के ताकत की बुनियाद पे बात करना चाह रहे हैं ना। पहले आप उससे दस्तबरदार हो जाए, वो तीसरी कुव्वत के सहारे जो आपने मरात ली है, जो किरदार लिया है, आप उससे दस्तबरदार हो जाए। लेकिन ये किरदार जब होगा, चाहे वो इमरान खान का मामला हो या नून लीग का मामला हो, जब ये सब कुव्वतें, चाहे वो इमरान खान हो या नून लीग हो, जब पाकिस्तान का सोचेंगे, जब ये सोचेंगे यार हम उम्र की इस स्टेज पर हैं, अब तो हमें जो है जाना ही जाना है, हम अपनी आने वाली नस्लों को कौन सा मुल्क देके जा रहे हैं, जब ये तमाम लोग ये सोच लें तो यकीन करें ये 24 घंटे के अंदर ये मसला जो पिछले दे के गए थे, ये एक तमाम कुव्वतें ये तय कर ले। सही। इलियास साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये डेडलॉक जो बरकरार है ये आने वाले दिनों में आपको कहीं कुछ बेहतरी की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, डेडलॉक जो है वो ये बरकरार है, और पहले भी सब ये देखें बात यही कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होने वाले, मुज़ाकरात के लिए पेशकश कर दी उन्होंने, राना सनाउल्लाह ने दूसरी तीसरी दफ़ा का, रियाज सादिक साहब ने कितनी दफ़ा का, तो मुज़ाकरात होते क्यों नहीं है, फिर बैठते क्यों नहीं एक टेबल पर? देख लें, अगर मुज़ाकरात करने हों, संजीदा हों, तो इस पर मुज़ाकरात करें ना। अब वो देखें, अलीमा खान ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात की बात चली गई, जाहिर है उनको भी पता है कि जो अपोजिशन लीडर सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी जो आए हैं, जो लीडर, अगरचे नाम तो इन्होंने दिए, लेकिन वो उस तरह खुल के उस तरह नहीं करते जिस तरह अपोजिशन, जिस तरह के पीटीआई करती है, जिस तरह उनको करनी चाहिए अपने लीडर की। सबसे पहले जो एजेंडे में है कि मुज़ाकरात में इनके जो है बानी की रिहाई की, तो उस बात को वो मानेंगे कि बानी की रिहाई, बहानी जो कहता है कि फार्म 47 के, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपस में एक दूसरे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन चीज़ों पर ये कभी एक पेज पर नहीं आ सकते, ना किसी भी मसले पर। इन मसले का हल जो है वो सिर्फ यही है जिसका अचकज़ई साहब कहते हैं कि जी अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं और इस इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं और जो गवर्नमेंट बने उस गवर्नमेंट को चलाया जाए। तो ये जो चीज़ है इस पर देखें, अब ये इनको भी लाने की कोशिश करेंगे ये इसमें, क्योंकि ना एक गवर्नमेंट ने भी कोशिश कर ली कि -1 को करके जी मुज़ाकरात वगैरह कर लिया जाए और उस मसले को हल करने की कोशिश की जाए, वो बात होती नहीं है। तो उस पर पार्टी उस पर आती नहीं, क्योंकि पार्टी के इनके लीडरों की नहीं चलनी, इनके पार्टी के कारकुनों की चलनी है। सही। जब कारकुनों की चलनी वो बात मानते नहीं है, तो इसलिए प्रेशर है कारकुनों पर, लीडरों पर, कि कारकुन उनके साथ इख्तलाफ करेंगे। वरना अगर ये प्रेशर कारकुनों का ना होता तो कई बातें, कई मसाइल, कई और मसले हल हो गए होते, इस वक्त और चीज़ें हो गई होती जैसे माजी में हो जाती थी। तो इस वक्त वो चीज़ें वो उस तरह नहीं हो पा रही। असल में मसाइल यही है कि आपस में इनको जो आपस में बातचीत करनी है उस एजेंडे को तय करना पड़ेगा। उस एजेंडे में -1 का फार्मूला नहीं लग रहा, ना उसमें कोई दूसरे फार्मूले लग रहे हैं। तो इसलिए वो जो यही है कि इस मुज़ाकरात को गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, इनको भी सोचना पड़ेगा कि बैठ के एक एक कदम पीछे जाके देखें क्या बातचीत है। अगर जो केसेस हैं
वो चल रहे हैं, अदालत में चलने दें उनको, उनके ट्रायल हो रहे हैं। सही। तो वो मसले हल करें और आपस में बैठ के बातचीत करें और मुल्क को आगे चलने दें, क्योंकि इनकी सियासी जो इख्तलाफात ख़त्म होंगे उससे कई मसाइल हल हो जाएंगे, उससे आपकी इकॉनमी भी ठीक होगी, इकॉनमी ठीक होगी, लोगों के मसले हल होंगे। तो ये चीज़ें हैं, इनको आपस में बैठ के मामला तय करना चाहिए, बल्कि एक एक कदम आगे और मजीद बढ़ने का फ़ायदा नहीं है एहतजाज या कोई इस तरह की चीज़ें करें। उस तरह डेडलॉक तो बरकरार रहेगा। अब बजाय कि एक एक कदम पीछे चलें और अपने बैठ के मुज़ाकरात करें। बिल्कुल ऐसा ही है, मुज़ाकरात ही वाहिद हल है जिससे सियासी हो पाएगा, और सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा और मुल्क एक बेहतर ट्रैक पर चल सकेगा। एक्सपर्ट्स की राय आपने इस हवाले से जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान तो कर दिया है, क्या गाजा अनबोर्ड फ़लस्तीनियों की हिमायत के बगैर चल पाएगा? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात करेंगे गाजा में शदीद इंसानी बहरान बदस्तूर जारी है, और ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान करके एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मंसूबे के तहत ट्रंप खुद ताहयात चेयरमैन होंगे, जबकि रुकन ममालिक 3 साल के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे, मगर बोर्ड का मुस्तकिल रुकन बनने के लिए $1 अरब देना होगा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को भी गाजा अमन बोर्ड में शमूलियत का बाकायदा तौर पर दावत दी है, जिसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, और हैरानकुन तौर पर उस अमन बोर्ड में किसी भी फ़लस्तीनी को शामिल नहीं किया गया। अमरीकी सदर की जानिब से गाजा अमन बोर्ड में पाकिस्तान को शमूलियत की दावत कितनी बड़ी पेशरफ्त है? क्या फ़लस्तीनियों के बगैर गाजा को कोई अमन मनसूबा वाकई कामयाब हो सकता है? क्या कहते हैं आप आमिर साहब? सदर ट्रंप जो है ना, मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि वो हमारे दर्रे की बंदूक जो होती थी ना, वो हैं आगे चले या पीछे कुछ पता नहीं। ग्रीनलैंड पे हाथ रखा है, और जो फ्रांस के सदर ने पर्सनल मैसेज भेजा उसे उन्होंने पब्लिक कर दिया। बरतानिया के वज़ीर आज़म की जो किट लगाई है उन्होंने डेगो गार्शिया के नाम पे कि तुम एक कमज़ोर मुल्क हो, जो कुछ वो करते जा रहे हैं, ऐसे में सबको अपनी अपनी जाए पनाह ढूंढनी चाहिए कि वो जिस तरह से सिफारतकारी कर रहे हैं और जिसका कोई सिमत है ही नहीं। अब हम पाकिस्तान को दावत दी गई है 22 को 10:30 बजे डिवोर्स में मीटिंग है, 11:30 बजे ख़त्म होगी। वो बेचारा फ्रांस का सदर कह रहा है मेरे पास आ जाओ नाश्ते पे अगले दिन और मैं सबको बिठा लेता हूँ। जो कुछ उसने लिखा इन्होंने पब्लिक किया। अब वहाँ पे आप जाएं या ना जाएं, आपको जाना है, क्योंकि अब इंडिया को भी साथ दावत है, हमें भी दावत है। आप गजा के लिए क्या कर सकते हैं? गजा के लिए आपको बात करनी है। आप एक बड़े फोरम को नहीं छोड़ सकते, आपको जाना होगा, अपनी स्ट्रेंथ के साथ बात करनी होगी। फ़लस्तीन के मसले पे, गजा के इंसानी जो अलमिया है वहाँ पे, उसके ऊपर बात करनी होगी। आप एक बड़े फोरम को नहीं छोड़ सकते। इस बहस को छोड़ दें। $1 अरब की जब आएगी वो भी होगी, लेकिन हमें इस चक्कर में हम दुनिया से अलग भी नहीं हो सकते। सही। अभी पाकिस्तान की सिफारतकारी का एक और इम्तिहान है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ के साथ देखें ना। UAE के सदर कल जब वहाँ 2.25 घंटे के लिए इंडिया गए हैं अन्नायान फैमिली से, तो वो किसको दिखाने के लिए गए हैं कि वो एक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब बन रहे हैं, तो वो इसराइल, UAE और इंडिया बनाना चाह रहे हैं। हमारे अभी तक UAE के साथ मामला ठीक है, उन्होंने हमारा रोल ओवर भी किया है, हमारे पाकिस्तानी भी वहाँ हैं, ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं, सऊदी अरब में भी हैं। तो हमारी चॉइस तो अल्टीमेटली सऊदी अरब है कि हम उसके साथ खड़े हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे भी गजा के इस पीस फोरम को कहें या कुछ भी कहें, हम इससे लाताल्लुक नहीं रह सकते। सही। नवीद साहब, जिस मुल्क के लिए अमन कायम करने की बात हो रही है, जहाँ अमन कायम करना है, वहीं का कोई नुमाइंदा इस पीस बोर्ड में शामिल नहीं है, आपको लगता है ये कामयाब हो सकेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से ये एक्सपेक्ट करना कि वो गजा में अमन लाने में सीरियस है, मेरे ख्याल में ये एक दीवाने का ख्वाब है। यानी वो एक शख्स जो कि बिल्कुल टोटली जो दुनिया के किसी कायदे को, किसी कानून को नहीं मानता, वो वेनेजुएला पे चढ़ाई कर देता है। एक सॉवरन स्टेट जो कि UN की मेंबर है, उसके ऊपर चढ़ाई करके उसके सदर को अगवा कर लेता है। वो एक सदर जो कि उसको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता, और जिसको मिलता है उससे वो एक्सेप्ट कर लेता है। यानी दुनिया अपने आप को एक बच्चे की जगह के, एक बच्चा कहता है कि मुझे ये चाहिए, अपने डैड को कहता है मुझे हर हाल में ये चाहिए, वो उससे एक्सेप्ट करना, ये दुनिया में किस किस्म का इंप्रेशन क्रिएट हुआ। और फिर उससे बढ़ के ये कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को वो खत लिखता है और उसको कहता है कि जी आपके मुल्क ने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, तो मैं अब पीस के बारे में सोचता ही नहीं।
फिर वो सदर जो कहता है कि जी मुझे कोई कानून इंटरनेशनल कोई कानून जो है वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो मेरी अपनी मोरालिटी है। सही। अंदाजा लगाएं, ये दुनिया की सोल सुपर पावर है और उसका सदर है, और इसी वजह से मेरे ख्याल में कुछ कांग्रेसमैन जो है उसकी इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं कि ये किस तरफ लेके जा रहा है दुनिया को। अच्छा, और फिर ये पीस बोर्ड की जो बात की गई, अब इसमें भी मजे की बात ये देखें कि ये जो पीस बोर्ड है अभी तक कोई 60 ममालिक को वो जो है वो लेटर लिख चुका है, लेकिन आप ये देखें कि जो पहली स्पीच उसने की है यूएन में, उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कितना सख्त क्रिटिसाइज किया है जी। वो यूएन वो अपने आप को एक ग्लोबल एम्परर की शक्ल में देख रहा है, वो अपने आप को जो है वो शहंशाह आलम की शक्ल में देख रहा है कि अब वो जो पीस बोर्ड है, अभी क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में तो आपके पास 5 वीटो पावर्स हैं, यहाँ पे ये बोर्ड जो है इसमें वीटो पावर सिर्फ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को होगा। और मजे की बात ये भी देखें कि उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इस पीस बोर्ड का जो चेयर है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा, उसमें लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसका जो है वो पीस बोर्ड का चेयर होगा। और वो चेयर ऑल्दो कि ये कंसेंसस से डिसीजन होंगे, लेकिन उस चेयर के पास जो है वो वीटो का इख्तियार होगा। और उसके बाद जो एग्जेक्टिव बोर्ड उसने बनाया, उस एग्जेक्टिव में हैंड पिक लोग हैं। कौन है उसमें? इसका मार्को रूबियो है, वो मार्को रूबियो जो कि नोन है अपनी फलस्तीनियों की दुश्मनी और उनके साथ एनिमोसिटी के लिए, वो मार्को रूबियो जिसने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये फलस्तीन की जमीन जो है ये खुदा ने इजराइलियों को दी है। अच्छा, फिर उसके बाद उसका सन इन लॉ है, उसके बाद वो टोनी ब्लेयर है, वो टोनी ब्लेयर जो कंसेंसस फलस्तीनियों के अंदर कंसेंसस है जिसके बारे में कि ये उनका खैरखा नहीं है। अब वो जो एग्जेक्टिव बोर्ड है वो बैठ के फैसले करेंगे। तो मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि दुनिया के लिए एक चाल बनाई ट्रंप ने और उसमें सब कुछ सारे कूद गए, लेकिन देखना ये होगा कि रूस, फ्रांस, चीन, ये ममालिक जो हैं ये किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। बहरहाल मैं इसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। आया साहब, आप क्या कहेंगे? एमन, मुझे वो आजकल ट्रंप साहब जो कर रहे हैं ना, मुझे एक पुरानी फिल्म याद आ गई, वो काले चोर उसका नाम था, सुल्तान राय उसमें हीरो थे, और वो उन्होंने कहा था कि आज तो अपनी अदालत में आप लाऊंगा। तो ट्रंप साहब भी वो सुल्तान राय बने हुए, अपनी अदालत तो उन्होंने ला ली। अब वो कहते हैं कि हर वो फैसला जो मेरे लिए काबिल कबूल है वो होगा दुनिया में, मैं जिस मुल्क को चाहूंगा उस पर कब्जा करूंगा। आज उन्होंने वो एआई का नक्शा भी जारी कर दिया ना, वो अमेरिका में शामिल कर लिया, कनाडा को भी और ग्रीनलैंड को भी। यानी कि अब ट्रंप के मुंह से निकला हुआ जो लफ्ज है ना वो हरफ आखिर होगा। वो जब कह दिया तो कह दिया, बस ये चूंकि ट्रंप साहब ने कहा है, और उसको चेंज वो खुद कहते हैं कि इसको तब्दील सिर्फ ट्रंप कर सकता है, किसी और को ना ही इख्तियार दे सकता हूं, ना किसी में हिम्मत है ना जुर्रत है। वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वाकई वो जो नवीद साहब जिक्र कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा की, उसमें 4 और शरीक मौजूद हैं उनके ना, वो रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, जिनके पास वीटो पावर है। तो वो भी रफड़ मुकाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने तय कर लिया कि यूएन खत्म करो, ये इसी को लेके उनकी रुकनियत करके जो ममालिक उसमें शामिल हो जाएंगे वो ट्रंप के साथ हैं तो वो अक़वाम मुत्तहिदा होगी, बाकी सिर्फ ये कानून चलेगा और कुछ नहीं। सही, बिल्कुल। डॉक्टर जानिब से खास साहब, बोर्ड ऑफ पीस तो अनाउंस कर दिया गया है, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम है। अब बात करें कि वही जो ब्रेक से पहले कह रहे थे कि गज़ा में इंसानी बहरान बरकरार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा अमन पीस बोर्ड के क़याम का ऐलान कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो मेंबर्स हैं वो 3 साल के लिए होंगे और अगर मुस्तकिल मेंबर बनना है तो उसके लिए $1 अरब देना पड़ेंगे। फैसल साहब, क्या कहते हैं आप? ये बहुत ही एक हैरत अंगेज बात है कि पहले ट्रंप ने गज़ा को जो है मकतलगाह बनाया, वहाँ इंसानों का जो है बिल्कुल बेरहमी के साथ जो है कत्ले आम किया गया, इंसानी तारीख भी जो है वो शर्मा गई। अब वो गज़ा के नाम पे आपने जो अमन बोर्ड बना दिया कि मैं गज़ा में जो है वो अमन कायम करूँगा। यानी अब कोई ट्रंप से पूछे कि भाई तुम कैसे अमन कायम करोगे, आपकी जो सरिश में जो है वो अमन प्यार मोहब्बत नहीं है, आपकी जो सरिश के अंदर ही जो है वो नफरत है, गाली है, मौत है।
इनके मुंह से तो कभी आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं सुनी जिससे सही। लगे कि ये कोई आलमी लीडर है, लीडर के तनाजुर में कोई गुफ्तगू कर रहा हो। बहरहाल ट्रम्प अमेरिका के जो दुश्मन है ना, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रम्प भी अमेरिका का वही असर करेगा जो मोदी ने भारत का किया। सही। इलियास साहब, आप क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, जो पीस बोर्ड बना है उसके भी मीटिंग में पाकिस्तान को बिल्कुल जाना चाहिए, जो जैसे जा रहे हैं सारे। तो ये लेकिन इसमें ये देखना चाहिए ट्रम्प ने अपनी इजारादारी कायम करने के लिए, हमेशा के लिए सरबराह रहने के लिए, सरप्रस्त चेयरमैन रहने के लिए कि इस बोर्ड का कि वही रहे, बल्कि प्रेसिडेंट का नाम नहीं, जैसे नवीद साहब कह रहे थे, तो वो रहना चाहता है कि वो उसकी क्या करना चाहता है। ना ही इसमें किसी बोर्ड में फ़लस्तीनियों को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए करना है सब कुछ। ये चीज़ें सबको देखनी पड़ेंगी, मेंबर ममालिक को जो जाते हैं, लेकिन जाके वो देखें कि उधर जो अमन हो, वो मुस्तकिल हो, और इसराइल की जो इजारादारी है, जो उसने अपनी दहशत गर्दी उधर कायम की हुई है, उसका ख़ात्मा चाहिए, जो सबसे बड़ा, ताकि लोग उधर सुकून की ज़िंदगी रह सकें, उनके लिए जो है उनकी फलाह व बहबूद, उनकी तरक्की के लिए काम हो सके। ये है कि एक नया चैप्टर है, उसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और अमेरिका और इसराइल की जो उधर जो इजारादारी है उसको कम से कम करने के लिए करना है। लेकिन वो नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि बोर्ड बना दिया गया है, बोर्ड में ज़ाहिर है सब जाएंगे और जाके अपने सिफारिशात पेश करेंगे इसको आगे चलाने के लिए, जिस तरह के लिए ज़रूरी है। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि इसमें मुस्तकिल अमन रहेगा, इस बोर्ड को किस तरह चलाया जाएगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये ना हो कि वो अपनी इजारादारी करके कायम करके अपनी कॉलोनी बना लें और इसराइल के साथ वो है, इसमें फ़लस्तीनियों को शामिल किया जाए इसमें, ताकि गज़ा में अमन हो और सुकून हो। क्योंकि अभी भी इसराइल बाज नहीं आ रहा, जबकि जंगबंदी कर दी गई हुई है। जब भी मर्जी चाहता है, जैसे वो करना चाहते हैं उस तरह करें। तो ये जो उसकी दहशतगर्दी इसराइल की हमेशा की ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही जंगबंदी के बावजूद हम देखते हैं कि फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी जान से जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो पीस ऑफ बोर्ड बना है, गज़ा में अमन कायम हो सके, वहाँ के आवाम सुख का सांस ले सकें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।